नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर की बात करेंगे और 5 शहर 5 खबरें जिनको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले तस्वीरों पर नजर डाल लीजिए। क्या है वो 5 तस्वीरें? तो पहली खबर, जहां उम्मीदवारों पर मंथन होगा। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और सबसे पहले बात होगी उपचुनाव की, जहां बीजेपी कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है। दूसरी खबर महाराष्ट्र की सीमा से सटे भैंसदेही से है, जहां खोगाल गांव में आग ने आदिवासियों के आशियाने उजाड़ दिए। तीसरी खबर में बात होगी सिंगरौली जिले की, जहां प्रदूषण से हवा जहरीली होती जा रही है। चौथी खबर इंदौर से, जहां एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। वहीं 5वीं और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची भी चल रही है। कांग्रेस ने अब तक 24 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बाकी बची 4 सीटों को लेकर पैंच फंस गया है। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 24 सीटों पर टिकट तय कर चुकी कांग्रेस 4 टिकटों को लेकर उलझ गई है। मेहगांव, मुरैना, ब्यावरा और बड़ा मलहरा सीट को लेकर फैसला अटका हुआ है। भिंड जिले की मेहगांव सीट पर पार्टी अब तक नाम शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाई है कि किसे टिकट देना है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी टिकटों को लेकर पैंच उलझा हुआ है। हालांकि बीजेपी के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि हमारे सभी प्रत्याशी तय हैं, लेकिन अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो कुछ और कहानी कह रही है। दरअसल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में टिकट को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के साथ आला नेताओं ने सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक इनमें से सिंधिया समर्थक संभावित प्रत्याशियों में से कुछ की स्थिति बेहद चिंताजनक है। माना जा रहा है कुछ टिकट बदले भी जा सकते हैं। कांग्रेस से आए कमजोर उम्मीदवारों की जगह भाजपा के कमजोर प्रत्याशियों को उतारने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि पार्टी टिकट देने के फैसले पर सिंधिया की फाइनल राय के लिए इंतजार कर रही है। हमारे प्रत्याशी लगभग घोषित हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता सारे उनको साथ में लेके सभाएं कर चुके हैं। हमारे यहाँ कोई देरी नहीं है। तो भले ही नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हो कि हमारे यहाँ कोई देरी नहीं है, लेकिन अंदर की बात कुछ और कह रही है। अंदर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये बताती है कि सिंधिया समर्थक जिन विधायकों के फाइनल नाम हैं जिनके लिए कहा जा रहा है, दरअसल उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका फिलहाल ग्राउंड पर पोजीशन ठीक नहीं है। यानी तो सूत्रों के मुताबिक सिंधिया समर्थक संभावित प्रत्याशियों में से कुछ की स्थिति बेहद चिंताजनक है। माना यह भी जा रहा है कुछ टिकट भी बदले जा सकते हैं। यानी जो फाइनल नामों के अनाउंसमेंट जिसे लेकर बार बार कहा जा रहा है कि भाई नाम तो फाइनल है, बस उनकी आधिकारिक घोषणा होनी है, उनमें से कुछ नाम बदले जा सकते हैं। कांग्रेस से आए कमजोर उम्मीदवारों की जगह भाजपा के मजबूत प्रत्याशियों की भी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि पार्टी टिकट देने के फैसले पर सिंधिया की फाइनल राय का इंतजार कर रही है। तो ये तो तय है कि अगर ग्राउंड पर रिपोर्ट ठीक नहीं मिल रही है जिन कैंडिडेट्स की, यानी जैसे कि हर बार बीजेपी कहती है कि कैंडिडेट वही उतारेगी बीजेपी जो जिताऊ होगा। फिलहाल सिंधिया समर्थक जिन्हें बीजेपी को मैदान में उतारना मजबूरी भी है और जरूरी भी, और अगर उनमें से कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो
हार सकता है, क्या उसे बीजेपी बदलेगी? सवाल कई है। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रभु जी, क्या लगता है आपको, क्या वाकई अगर ग्राउंड पर रिपोर्ट ठीक नहीं मिल रही है, वो भी उन कैंडिडेट्स की जो सिंधिया समर्थक हैं, तो क्या उन कैंडिडेट्स को बदलने की स्थिति बन सकती है? हालांकि फाइनल तो तभी होगा जब सिंधिया से राय ली जा सकेगी, लेकिन चूंकि पूरा सिनेरियो तो यही समझ आ रहा था कि इन्हें तो देना ही पड़ेगा बीजेपी को टिकट। आप कैसे देखते हैं? देखिए पारुल, पहली बात तो ये है कि ये जो 22 लोग या 25 लोग आए हैं कांग्रेस छोड़कर, जी। वो पहले ही चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराकर वहां कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो स्वाभाविक तौर पर जनता की नजर में वो भाजपा उम्मीदवार से ज्यादा कैपेबल थे, ज्यादा सक्षम लोग थे, जिनको जनता ने पसंद किया और चुनाव जिताया। बिल्कुल। तो अपर हैंड उनके पास पहले से है। अब वो चूंकि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और लगभग डेढ़ पौने 2 साल बाद फिर ये चुनाव की स्थिति है, तो उसमें यदि बीजेपी के सर्वे में कहीं कोई कमजोर दिखाई दे रहा है, तो पार्टी के स्तर पर यदि हम ये मान दें कि चुनाव में तो अंतिम वक्त तक टिकट है, जब तक बी फॉर्म नहीं मिल जाता तब तक किसी का टिकट श्योर नहीं होता है किसी भी राजनीतिक दल में। तो जो आखिरी में जब बी फॉर्म उसका फाइल हो जाए तब ये माना जाता है कि हाँ यही चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जो टिकट बदलने की संभावना यदि कहें भारतीय जनता पार्टी में, तो बिल्कुल ना के बराबर है। कम से कम इन 25 लोगों के टिकट तो बदलने की बात कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकती इस पार्टी में। ना तो सिंधिया उसको स्वीकार करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी का वो नेतृत्व तो स्वीकार करेगा जिनने उनको आश्वासन देकर भाजपा में बुलाया है। तो सुबह और ये 6 महीने से बराबर फील्ड में है। यदि हम उनकी बात करें, जो 14 मंत्री हैं या जो 22 पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, जिसके दम पर भाजपा की सरकार बनी है, तो 22 को तो पहले दिन से पता है कि उनको चुनाव मैदान में जाना है, इसलिए वो 6 महीने से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। और वैसे में यदि केवल अब चूंकि चुनाव के लिए 1 महीना भी नहीं बचा पूरा, ऐसे में यदि किसी नए उम्मीदवार को उतारा जाए तो उसके जीतने की संभावना पुराने वालों की तुलना में तो काफी कम हो जाएगी। इससे भाजपा ऐसा कोई रिस्क फिलहाल लेती हुई दिखाई नहीं देती। चर्चा जरूर होती है क्योंकि सर्वे रिपोर्ट तरह तरह की आती हैं, कई बार सर्वे रिपोर्ट्स गलत भी हो जाती है, कई बार पूरी तरह सही भी हो जाती है। तो उसके आधार पर चर्चा जरूर पार्टी फोरम पे चली। कल जब बैठक हुई केंद्रीय चुनाव समिति की, लेकिन ये तय किया गया है कि इसमें किसी कैंडिडेट को नहीं बदला जाएगा। तो शायद यही वजह है कि कल भाजपा ने मध्य प्रदेश से जुड़े हुए किसी भी उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर नहीं किया है। पर बिल्कुल, लेकिन ये भी खबरें हैं सर कि जो अनाउंसमेंट हो चुका है, कांग्रेस ने जिन कैंडिडेट 24 सीटों पर अनाउंसमेंट कर दिया है, उनमें से भी कुछ नामों के बदलने की संभावना है। इसको लेकर आपके पास कोई खबर? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर जरूर अंदर खाने में चल रहा है। जैसे बदनावर में नाम बदलने को लेकर एक सियासत चल रही है। वहां पर कांग्रेस में मानधाता जैसी जगह है जहां पर कि वो राजवर्धन को टिकट दिया गया है, वहां पर भी ये संभावना वहां पर भी चल रही है कि टिकट बदला जा सकता है। और चूंकि कांग्रेस लगातार आकलन कर रही है, कांग्रेस के सामने ये है कि भाजपा के कैंडिडेट पहले से डिक्लेयर्ड हैं और वो पहले कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए हैं। तो कांग्रेस को उनसे ही मुकाबला करना, एक तरीके से उनको अपनों से लड़ना है। तो इसलिए अच्छे से अच्छा उम्मीदवार देने की दिशा में कांग्रेस का प्रयास है। और ऐसे में कांग्रेस को जगह पर सरप्राइजिंगली कैंडिडेट चेंज भी कर सकती है। बिल्कुल, एक सवाल ये भी है सर कि भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे के आधार पर टिकट बांटने के लिए जानी जाती है, जो ग्राउंड पर पोजीशन कैंडिडेट की है उसके लिहाज से आगे बढ़ती है, तो यहाँ अगर कोई ऐसी सूचना है तो आने वाले समय में क्या कोई भी ऐसी आशंका आपको दिखाई दे रही है कि कुछ बदलाव हम आगे सुनेंगे जो हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए पारुल, फिलहाल तो अभी कोई संभावना यदि मतलब कोरोना का दौर है, असाधारण परिस्थितियां कभी भी किसी के साथ निर्मित हो जाती हैं, ऐसा मतलब एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन ये अभी जो दिख रही है, अभी की स्थिति में ये कहें कि जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, उनको बदलने के मूड में ना तो भाजपा का प्रदेश नेतृत्व होगा, ना उनका केंद्रीय नेतृत्व है। और सिंधिया तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी व्यक्ति का टिकट कटे। तो फिलहाल संभावनाएं यहाँ पर बहुत क्षीण है भारतीय जनता पार्टी में, यदि ऐसा कोई बदलाव की संभावना कहीं आकी जा रही है तो। चलिए पटेरिया जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बीजेपी में किसी तरह के कैंडिडेट को बदलने की संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम सिंधिया समर्थक फील्ड में उसी दिन से प्रचार प्रसार में जुट गए थे जिस दिन से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। और ऐसे में 1 महीना पहले अगर किसी को बदल भी दिया जाता है तो जो नया कैंडिडेट होगा उसे प्रचार का समय नहीं मिलेगा। और वैसे यही कहा जा रहा है कि सिंधिया 25 नामों में से किसी को भी बदलने को लेकर समर्थन नहीं देंगे। तो जाहिर है कि बीजेपी के तो वही कैंडिडेट है, लेकिन कांग्रेस में जरूर बदलाव की सुगबुगाहट है। हालांकि इसका किसी तरह का कोई दावा या पुष्टि नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट जरूर है।
महाराष्ट्र की सीमा से सटे भैंसदेही के खोगाल गांव में लगी आग ने आदिवासियों के आशियाने उजाड़ दिए। इस आगजनी में करीब 5 घर जलकर राख का ढेर बन गए। इत्तेफाक से ये वो घर थे जिनमें रहने वाले आदिवासी लोग मजदूरी करने महाराष्ट्र गए हुए थे, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन आग से तबाही के दूसरे दिन जब वो मजदूरी कर घर लौटे तो यहाँ उन्हें अपने मकान की जगह राख का ढेर दिखाई दिया। घर का एक एक सामान जल गया। किसी की साल भर की जमा पूंजी तो किसी की बेटी के लिए जोड़ा दहेज का सामान जलकर राख हो गया। घर में रखा अनाज, महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत काफी सारे पालतू मवेशी भी जलकर खाक हो गए। अपने आशियाने की ऐसी तबाही देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भैंसदेही ब्लॉक में आने वाले इस गांव की दूरी ब्लॉक मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर है और गांव घने जंगल के बीच में बसा है। गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से यहां कोई संचार की व्यवस्था भी नहीं है। लोगों को फोन तक करने के लिए किसी पड़ोसी गांव तक जाना पड़ता है। आग से मची तबाही के बाद भैंसदेही विधायक ने पीड़ितों को फौरी राहत के तौर पर 5-5 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या पीड़ितों के लिए ये राहत राशि काफी है? वन विभाग ने भी विकास के नाम पर इस गांव में आज तक कुछ नहीं किया। गांव में ना तो मोबाइल नेटवर्क है, ना साफ पीने का पानी और ना ही गांव के अंदर सड़क है और ना ही कोई सुविधा। आगजनी की घटना के बाद भी वन विभाग की तरफ से अब तक पीड़ितों को केवल 2 वक्त का खाना भी नहीं दिया गया। अब पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। अपना पैसा भी चला गया, जल गया और अपना दाना भी जल गया, सब जल गया। अपना अपना दो था और नट 2 था। नकदी पैसा कितना रखा था? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। हाँ, तो बाकी चलर चिलर तो गिना नहीं है। अच्छा। वो चला गया। शहरी अपना जो लट कपड़े वो नाक और वो अपना बकरिया और वो जुआरी कई अपना गाँव होने का भी और गाड़ी भी, बैलगाड़ी, बकरी। कहाँ गए थे जब ये आग लग गई थी आप लोग? वो खेत में गए थे सब। अच्छा, हाँ, आग कैसे लगी इसका कोई पता है? पता नहीं। करीबन मुझे 1 बजे के करीबन पता चला कि घुगाल गांव में अंगार लगा, करीबन 5 मकान जल गया। तो हम स्वयं कल भी आया और आज भी हम आकर उनको जो खाने पीने का, पहनने के लिए उसकी व्यवस्था किया और शासन से जो भी नियम अनुसार मकान के लिए चाहे उनको शासन से जो भी लाभ है नियम अनुसार उनको दिलाएंगा। यहाँ से गांव से सूचना मिली थी, हम लोग सब वन विभाग वाले डिप्टी साहब और बीट गार्ड ये और गांव के व्यक्ति, जैसी खबर लगी तो हम पहुँचे यहाँ पे मौके पर और सभी लोगों के सहयोग से अंगार बुझाया गया और लगभग ये 12 साढ़े 12 बजे की घटना है। नुकसान तो घर जिनका जल गया, आशियाना जिनका खत्म हो गया, पूछिए उनसे दर्द क्या है, उनके दिल का हाल क्या है। परेशान लोगों ने गुहार लगाई है प्रशासन से कि उनकी कोई मदद हो। हालांकि जो वहाँ लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने फौरी तौर पर 5-5 हजार रुपए की राहत ज़रूर दी है, लेकिन जिनका सब कुछ तबाह हो गया उनके लिए महज 5 हजार रुपये क्या कीमत रखते होंगे। आइए शंकर से जान लेते हैं। संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, कितने परिवार यहाँ इस गांव में रहते थे, पहले तो ये बताइए, और कौन अभी तक पहुंचा है वहाँ लोगों की सुध लेने के लिए? शंकर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए शंकर से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो साफ है जो ये गांव है ये बच जाता, ये आग इतनी ना फैलती अगर संपर्क करने के लिए कोई साधन होता। ना वहाँ सड़क है, ना वहाँ मोबाइल टावर्स हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को फ़ोन भी कर दिया जाए या अगर एम्बुलेंस बुलानी हो या फिर फायर ब्रिगेड से संपर्क करना हो, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ मोबाइल नेटवर्क्स ही नहीं है, मोबाइल टावर्स ही नहीं है। और ऐसे में अगर आग लगी है अगर आग और वहाँ लोग भी मौजूद हैं जो कुछ फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला भी सकते हैं, फायर ब्रिगेड को बुला भी सकते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कॉल तो लग ही नहीं रहा वहाँ पे, नेटवर्क्स तो है ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्षेत्र जहाँ हम विकास की बात करते हैं, गांव को सड़क से शहर से जोड़ने की बात करते हैं, उस क्षेत्र में भला कैसे विकास हो पाएगा? शंकर संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ वापस से जुड़े हुए हैं। खोगाल गांव देख रहे हैं तबाही किस तरह से फैल गई है, यहाँ पर लोगों के साथ परेशानी भी इस तरह से समझी जा सकती है शंकर
कि गए थे मजदूरी करने की कुछ और पैसा ला सके, लेकिन जब लौटे तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कितने परिवार यहाँ रहते हैं शंकर, और कौन लोग यहाँ पर मदद के लिए आगे आए? देखिए पारुल जी, आपको बताना चाहूंगा, ये बीते शनिवार की घटना है जहां पर 5 आदिवासियों के मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए थे। ये जो परिवार के सदस्य, ये सभी लोग महाराष्ट्र मजदूरी के लिए गए हुए थे। जब इन्हें घटनाक्रम की जानकारी पता लगी, जब ये सुबह अपने गांव आए तो उन्हें उनका जो घर था वो पूरा राख का ढेर मिला। और कहीं ना कहीं इस गांव में ये जो घटना हुई है, इस घटना से बेहद परिवार के जो सदस्य है बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मदद इन्हें अभी नहीं की गई है। कहीं ना कहीं जो सामाजिक तौर पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस ग्राम घोगाल पहुंचकर इन लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई राशन वितरित कर रहा है तो कोई कपड़े वितरित कर रहा है। लेकिन जो प्रशासन का जो दायित्व बनता है कि प्रशासन की सबसे पहले भूमिका बनती है कि वो इन पीड़ित परिवारों को मदद करे, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है। एसडीएम महोदय वहां मौके पर गए तो जरूर थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ वहां उन्हें आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं उन्हें जल्द ही प्रशासन और प्रशासन की ओर से राहत मिलेगी। लेकिन देखना ये होगा कि जब 5 मकान आदिवासियों के जल गए, अब उन पीड़ितों के पास सर छुपाने के लिए छत तक नहीं है, तो वो ऐसे में अपना कैसे गुजारा कर पाएंगे। इस गांव में किसी तरह के संपर्क के साधन भी नहीं है, सड़क तो है ही नहीं, लोग काफी परेशान रहते हैं, मोबाइल टावर्स भी नहीं है। अनहोनी तो हो ही गई है। अगर इसे बचाया जा सकता तो शायद मोबाइल से संपर्क करके फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस बुलाई जा सकती थी, लेकिन कैसे मुमकिन हो पाता जब इस गांव को दूरी छोड़ दिया है तो? इस गांव में मोबाइल नेटवर्किंग कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण इन गांव के लोगों को काफी समस्या से जूझना पड़ता है। कभी कोई परिवार का व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस तक फोन नहीं कर पाते या 108 को फोन नहीं लगा पाते, तो कहीं ना कहीं समस्या तो बनी हुई है। लेकिन शासन प्रशासन लाख विकास के दावे करता है, क्योंकि ये वन ग्राम के अंतर्गत ये ग्राम आता है, वन विभाग के अंदर इस गांव का आता है, तो वन विभाग द्वारा विकास के कई वादे किए जाते नजर आता है कि किसी भी प्रकार का वन विभाग में विकास, वन ग्राम में विकास नहीं किया जाता। चलिए, बहुत शुक्रिया शंकर। तो मोबाइल नेटवर्क्स तो है ही नहीं, वन विभाग के अंतर्गत ये गांव आता है, तो वन विभाग दावे तो बहुत करता है कि यहाँ विकास किया जाएगा, लेकिन अंततः विकास के नाम पर इन ग्रामीणों को किस तरह की तबाही मिल रही है ये आपने देखा। तो ये मंजर डराने वाला था, परेशान करने वाला था, क्योंकि वो लोग कुछ और पैसा कमाने के लिए दूसरे राज्य में गए हुए थे, महाराष्ट्र गए हुए थे, लौटे तो उनका सब कुछ तबाह हो चुका था, और मदद के नाम पर उनको मिलते हैं महज 5,000 का ऐलान, वो भी हाथ में कुछ नहीं आया, और बाकी प्रशासन की तरफ से कोई मदद इन्हें नहीं मिल रही। सिंगरौली की बात करेंगे। सिंगरौली जिले में लोग प्रदूषण से बेहद परेशान हैं। प्रदूषण इतना है कि जिले के लोगों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया। इतना ही नहीं, इन सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को धूल के चलते सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आए दिन जिसकी वजह से हादसे होते हैं। जिले में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कई पावर प्लांट और सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं। प्रदूषण से लोगों का जीना दूभर हो गया है, जिसके चलते यहाँ के लोग कई बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को फेफड़े की बीमारियां भी हो रही हैं, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां भी हो रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। धूल से हमारी आंखों में ऐसा घुसा कि मैं पत्थर पे बाइक चढ़ गया और हाथ टूट गया मेरा, ये धूल के कारण। और इतना ज़्यादा खांसी हो रहा है धूल के कारण, यहाँ कुछ कहा नहीं जाता। धूल से पूरा फसलें बर्बाद हो गई हैं, पूरा रूम में घुस जा रहा है धूल, एकदम खिड़की बंद है। फिर भी विधायक जी लोग तो हर मंगलवार को जाते हैं इसी रोड से हनुमान मंदिर पूजा कर, वो तो खुद देख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जोरदा के बीच में ये बराबर कोयले का परिवहन होता है, जिससे वजह से धूला और डस्ट इतना ज़्यादा उड़ता है कि लोग बाग राहगीरी जो चलते हैं उनके लिए या मोटरसाइकिल के लिए एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और होता रहता है। और धूला और इस पर पानी का छिड़काव एनसीएल द्वारा नहीं किया जाता, एनसीएल के द्वारा पानी का छिड़काव नहीं हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी धूला से प्रभावित है पूरा इलाका। और जितने भी लोग बाग यहाँ चल रहे हैं खतरे का जीवन जी रहे हैं, कभी भी एक्सीडेंट होता रहता है। धूल इतनी कि लोगों का जीना दूभर हो रहा है। लोग इस सड़क से होकर नहीं गुजर सकते, क्योंकि इन्हें खतरा सताता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों को आंखों में जो धूल के कण है वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से
लोग परेशान हैं। अरविंद जायसवाल संवाददाता अरुण फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, हमारा संवाददाता अरुण। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी धूल उड़ रही है, बड़े बड़े वाहन यहाँ से होकर गुजरते हैं। हद तो तब हो जाती है जब पता चलता है कि लोग बताते हैं कि विधायक साहब यहाँ से होकर मंदिर जाते हैं और वो उन्हें भी दिखाई देता है, लेकिन किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं। पावर प्लांट तो है, लेकिन क्या पावर प्लांट की वजह से बाकी लोग मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे? जी मैडम, आपको मैं बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की लापरवाही है इसमें, क्योंकि कई बार ऐसे समस्याएं ग्रामीणों को आती रहती है और इसकी शिकायत कभी जनप्रतिनिधियों से, कभी सांसद से, कभी क्षेत्रीय विधायकों से किया जाता है, लेकिन ग्रामीणों का कोई ऐसा आश्वासन नहीं, सिर्फ नाम का आश्वासन दिया जाता है कि इसका निदान हो जाएगा, लेकिन निदान नहीं हो पाता है। कई प्रकार के बीमारियां इस डस्ट के कारण होते रहते हैं। कोयले का परिवहन लगातार जारी रहती है पूरी रात। इस तरह के कई कारण हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं। अब ऐसे में इन्हें जो बीमारियां हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन? इन्हीं जनप्रतिनिधियों को मान लिया जाए जो देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं तमाम समस्याओं को? जी बिल्कुल मैडम, जैसे बयान में भी ये बता रहे थे कि रोजाना मंगलवार को राम लल्लू भे जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो आते जाते हैं, इनका उनको दिखता ही नहीं डस्ट की। वो तो अपने एसी गाड़ी में आए, कांच पैक करके चले गए, लेकिन जो बाइक से जाते हैं उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, और एक्सीडेंट भी होते हैं, ये भी बताया वहाँ के लोगों ने। बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को दिखाई नहीं देता है, आंखों में कण चले जाते हैं, सांस लेने में लोगों को परेशानी होती है। विधायक हर मंगलवार यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि एसी वाली गाड़ी 4 पहिया में वो बैठ कर जाते तो भला उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंदौर की बात करेंगे। इंदौर के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ कर दी। घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र के आरके अस्पताल की है। दरअसल यहां एक मरीज को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद उपचार के लिए परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मरीज की स्थिति खराब होने पर डॉक्टरों ने परिजन को मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन इस दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन भड़क गए और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। यहाँ से बिलिंग काउंटर से हमने इन्फॉर्म किया तो भैया आप बिल क्लियर करवा दीजिए, उसके बाद आपको हार्ट सेंटर रेफर किया जा रहा है क्योंकि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। तो ये बताने के बाद वो अटेंडर यहाँ पे हाइपर रोने लगे। ठीक है, उनको ये बताया गया है कि भैया आपको एम्बुलेंस या तो आप बुला रहे हैं या हम बुलाएं, तो बोल रहे हम हमारी व्यवस्था कर लेंगे। तो उनकी व्यवस्था करने में एम्बुलेंस लेट हो गई, तो उन्होंने यहाँ पे हंगामा करना चाहिए। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उनको ये पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था भैया पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ये सब जानते हुए भी उन्होंने इतना बड़े हंगामा। तो इंदौर के अस्पतालों में हंगामा होना, डॉक्टरों का मारपीट करना या मरीज के परिजनों का हंगामा करना आम बात हो चला है। संवाददाता सचिन फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सचिन, वीडियो हम देख पा रहे हैं, बाकी इस वीडियो के पीछे की कहानी आप बताइए। जी बताना चाहूंगा, ये कल देर रात की घटना है जहाँ पे आजाद नगर थाना क्षेत्र के आरके हॉस्पिटल है, वहाँ पे फूड पॉइजनिंग को लेके एक मरीज को भर्ती किया था, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया। जिस तरीके से पूरी घटना वहाँ के सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है, उसके अलावा फिर वहाँ पे तोड़फोड़ भी करी गई है और पुलिस में शिकायत करी गई है। आगे की जांच का उन्होंने आश्वासन दिया है और अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन जानकारी के लिए। तो आगे किस तरह की कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी, लेकिन इंदौर जहां से आए दिन हॉस्पिटल्स को लेकर खबरें सामने आती हैं, वो कहती हैं कि इंदौर इतना बड़ा शहर और वहां इलाज लोगों को ढंग से नहीं मिल रहा। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 1720 नए संक्रमित मिले। इसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,35,638 हो गई है। प्रदेश में सबसे खराब हालात आर्थिक राजधानी इंदौर के हैं। यहां बीते 24 घंटे के दौरान 477 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि यहां संक्रमण का शिकार होकर अब तक 592 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा राजधानी भोपाल में इस दौरान 210 नए केसेस सामने आए। साथ ही शहर में अब तक 402 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि प्रदेश भर में अब तक कोरोना संक्रमित होकर जान गंवाने वालों की संख्या 2434 हो चुकी है। इन सब के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति चिंताजनक है। ग्वालियर में अब तक कोरोना से 10,843 मरीज मिल चुके हैं, तो जबलपुर में भी कोरोना का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। हालात बेहद गंभीर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का खौफ शायद लोगों में कम होने लगा है, इसलिए आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं।
तो बचना है कोरोना से तो ध्यान अपना खुद रखना है, मास्क का उपयोग करना है और इस बीमारी को लाइटली अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सीधा आपके फेफड़ों पर अटैक करती है, आपकी सांस लेने में आपको तकलीफ हो जाती है और अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आपकी क्या स्थिति होती है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो गंभीरता से कोरोना को लीजिए और बचिए, मास्क लगाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। कोरोना काल में होता रहा शिक्षा का निर्बाध प्रवाह। पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम से 23 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े, जिन